अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 36, 37 और 38 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली ये तीनों लेक्चर्स आपके थर्मल फिजिक्स के ही है, इसीलिए एक ही वीडियो में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स ये मेरी कोशिश है कि मैं फाइनल टर्म से पहले सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दूं, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हमारे पास जो है वो थर्मल फिजिक्स है, इसके टर्म को समझते हैं। थर्मल फिजिक्स बेसिकली ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसपे हम टेम्परेचर और हीट को डील करते हैं। अब आपके माइंड में टेम्परेचर और हीट जो है वो एक ही टर्म में होगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। टेम्परेचर और हीट जो है ये डिफरेंट इनकी टर्म्स होती है, इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। टेम्परेचर होता है किसी भी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को हम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन हीट जो है ये एक एनर्जी होती है, एनर्जी की शक्ल में होती है, और ये एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। ठीक है, तो हम कह भी सकते हैं कि ये जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूवमेंट करती है। चलिए चलते हैं जरा हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। द एंशिएंट व्यू वाज दैट द हीट इज कलरलेस, यानी पहले जो है वो ये कंसीडर किया जाता था कि हीट जो है वो बेरंग है, वेटलेस है, फ्लूइड है, विच ऑक्यूपाइज नो वॉल्यूम्स हैज नो स्मेल, यानी इसका ना ही कोई वॉल्यूम होता है और ना ही ये स्मेल होती है। लेकिन ये जो इमेजिनेशन थी, ये इनके जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, इसको हम कहते थे फोलोजिस्टन। ये तो आप लोग के जो है एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपने इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे तरक्की होती गई, तो वो जो है इस थ्योरी को, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी, इसको रिजेक्ट किया और कहा कि हीट कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, यानी हीट को जो है वो पैदा भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। लिक्विड्स कीप देयर वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको इसको अपनी वर्डिंग बता देती हूँ। ये ABC3 हमारे पास जो है वो बॉडीज है और इनको जो है वो टेम्परेचर के साथ कॉन्टैक्ट किया गया। हमने देखना है कि हीट जो है वो कैसे किस तरह मूवमेंट कर रही है। अब ये कैसे कर रही है, इसका जवाब जो है मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स पे देती हूँ। जरा यहाँ पे जो है हीट की डेफिनेशन है, जो कि मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था कि हीट एक एनर्जी की शेप सूरत में होती है। इट इज़ द बट इट इज़ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ सिस्टम एट हाई टेम्परेचर एट अ सिस्टम लो टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये मूव करती है। और ये आपके एमसीक्यूज में आता है कि हीट क्या है। हीट इज़ द एनर्जी, हीट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है हीट इज द फ्लो ऑफ इटर्नल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लो कैसे करती है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जिस तरह जो है वो चाय का कप आप रखते हैं, तो जैसे ही आप कुछ टाइम बाद देखेंगे वो आपको जो है वो चाय ठंडी हो मिलेगी, तो उसकी रीजन क्या होगी, जो वेपोरेशन हो रही होगी, यानी हीट के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट पे चली जाएगी। तो इन्वायरमेंट पे जो है टेम्परेचर कम था, लेकिन जो कप था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वो जो है ज़्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर की तरफ जा रही है। तो इस तरह जो है हमें हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की हम कह सकते हैं सिस्टम की तरफ मूवमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट अराइज होता है। बेसिकली द स्टेट इन विच टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय पेरिमिएबल बैरियर डू नॉट हैव एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन देम, यानी हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करें और उनमें से हीट की ट्रांसफर जो है वो ना हो, हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो। हालांकि दोनों हमने ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी उनमें हीट एक्सचेंज ना हो, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको जस्ट अपनी वर्डिंग बता रही हूँ, लिखा हुआ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, इफ द ग्लास ऑफ वाटर इज होल्ड और कोल्ड इनिशियली आफ्टर सफिशिएंट टाइम पासेस, यानी अगर पानी का एक गिलास है, ठंडा है या गर्म है, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने देखा होगा इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा एंड विल नेचर रिसीव द लो हीट टू द एटमॉस्फेयर। यानी आपने एक पानी का गिलास लेना है, ठीक है, या आप चाय का, मैंने अभी कप की आपको जो है वो एग्जांपल दी है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपकी जो चाय है वो भी ठंडी होगी कप के अंदर, और बाहर का माहौल तो ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट है वो तो कोल्ड था ही। तो दोनों जो है वो बिल्कुल इस पोजीशन पे आ जाएंगे कुछ टाइम बाद कि आपका इन्वायरमेंट और जो आपके जो है चाय का कप है, तो वो ना ही हीट को लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके होंगे। तो ये इसकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन है, सॉरी बेसिक इसकी जो टर्म है वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज।
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? फैदर टेम्परेचर राइजेस पोस्ट थिक्स एक्सपैंड। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ज़्यादातर चीज़ें फैल जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स क्या है? जिस तरह जो है प्लास्टिक को ले लें, आप प्लास्टिक को जैसे हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड फैल जाता है और एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है और कुछ चीज़ें जो है उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है। इसमें गैस प्रेशर को जो है वो रो मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई H से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे प्रेशर इज नोन फ्रॉम द मेजरिंग H, यानी हाइट से मेजर किया गया है H से, तो हमारे पास प्रेशर नोन होगा। अगर हमने टेम्परेचर को किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को फाइंड करना है तो इसका तरीका ये होता है कि आपने गैस फ्लास्क जो है वो इज प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपने इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिया गया है, वाई एक्सिस पे प्रेशर दिया गया है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी यहाँ तक आप टेम्परेचर को लेके जाते हैं 100 डिग्री तक, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो नाउ दैट वी आर यूजिंग टू फिक्स्ड पॉइंट विच वी कॉल 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द कॉल्ड द सेंटीग्रेड स्केल एट टू फिक्स्ड पॉइंट क्रॉसपेयर टू द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि जो 0 डिग्री पे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ आ सकती है। और आप लोगों ने ये भी याद रखते हैं कि आपके फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, ये नेक्स्ट अभी आते हैं, मैं आपको तब बताती हुई कि इनको अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो हम कौन से फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर्स के स्केल्स है। आपको पता है कि 3 टाइप्स के जो है वो स्केल्स होते हैं, केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। तो इसको जो है ये देखिए, अगर हमने कन्वर्जन करना हो डिग्री सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट पे तो उसका हमारे पास ये फार्मूला गिवन है। कन्वर्जन अगर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को करना हो तो इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है। इसी तरह सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर को, अगर सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, TC यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस इस पे 273.15 आप ऐड कर देंगे। ये 3 में से एक फार्मूला आपके लास्ट भी पेपर के एमसीक्यूज में आएगा, तो आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, इनके फार्मूलाज जो आपके हैंडआउट्स पे थोड़ा टफ दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा इजी वर्डिंग पे आपको बता देती हूँ। आप लोग अपने हैंडआउट्स पे वो लास्ट में मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आप वो फार्मूला में पुट करके इसके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में चेंजिंग करनी हो, तब्दीली करनी हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है कि फ़ारेनहाइट जो है वो इज इक्वल टू है 1 माइनस, यानी F इज इक्वल टू 1/8C प्लस 32। 1/8C जो है वो केल्विन है, इस सॉरी सेल्सियस है, यानी सेल्सियस में कोई भी आपको वैल्यू दी गई हो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में अगर तब्दील करना हो तो उसको हम फार्मूला को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको राइट करके मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे चेंजिंग करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे C आपको गिवन होगा सेल्सियस पे, तो आपने 1.8 को मल्टीप्लाई उसके साथ कर देना है। जो भी आपको फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री है तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर दीजिएगा, आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कहा जाए कि आपने फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस में चेंजिंग करनी है तो इसकी सिंपल सा तरीका है कि आपने इसको जो है वो रीअरेंज कर लेना है। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, हमने सेल्सियस में चेंज करना है तो 1.8 बाई निकाल देंगे इज इक्वल टू F माइनस 32। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो फ़ारेनहाइट में गिवन होगा उसको माइनस कर देंगे 32 में से, और जो हमारे पास होगा उसको हम 1.8 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये हमारे पास जो एग्जैक्ट फार्मूला बनता है। जो स्टूडेंट्स मैथ के हैं उनको तो इस चीज़ की अच्छी से समझ होगी कि हमने जस्ट इस फार्मूला को रीअरेंज किया है, और उसके बाद जो है ये वाला जो 18 है वो हम नीचे इसको राइट कर देंगे 1.8, ठीक है। ये हमारे पास सेल्सियस का फार्मूला बन गया। अब आपने इसको जो है जो भी आपको वैल्यू दी होगी पुट करके इसका जवाब निकाल देना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह ये वाले तो बहुत ज़्यादा आसान है कि सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में करने के लिए आपने TC जो कि सेल्सियस टेम्परेचर है उसको 273.15 से आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट आप इसमें ये बताया है कि जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो मैकेनिकल वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट पे, यानी जब आप रब कर रहे हैं तो वो आप वर्क कर रहे हैं और वो जो कन्वर्ट हो जाएगा हीट पे, तो आप लोग देखेंगे कि आपके हाथ से जो है वो हीट निकलने लगती है। या फर्स्ट पर्सन इज इन्वेस्टिगेट दिस साइंटिफिकली वाज जोल, यानी वर्क का क्योंकि यूनिट जोल होता है और वर्क का ऐसे यूनिट जोल होता है, ये आपने याद रखते हैं या आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ही अलाउड अ वेट टू ड्रॉप दिस टर्न अ पैडल दैट स्टिप्ड अप द वाटर एंड काज द टेम्परेचर टू राइज। ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है इसकी ये भी एक एग्जांपल है, जो कि थर्मल एनर्जी को पाइपों के जरिए बॉयलर से रेडिएटर तक ले जाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल होता है, और ये रेडिएटर जो है वो घरों के अंदर
लगाए जाते हैं, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जॉल एस्टैब्लिश द यूनिट्स फॉर द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 1 कैलोरीज, जो कि CAL से रिप्रेजेंट किया गया है। राइसेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, यानी 1 कैलोरीज कितना टेम्परेचर को बढ़ा सकती है वाटर का। इसी तरह 1 कैलोरीज 4.186 जॉल है, जो कि 1 किलो कैलोरीज है 1000 कैलोरीज के इक्वल है। तो ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे लेटेड हीट ऑफ, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अल्फा याद रखना है कि जो डायमेंशनल नंबर है दैट टेल अस हाउ टू पार्टिकल मटेरियल एक्सपैंड, यानी कोई भी मटेरियल जो है वो कितना एक्सपैंड हुआ है, और ये इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये अल्फा को कहते हैं। ये आपके MCQs में आ सकता है कि किसको हम जो है वो लीनियर कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन। ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लीनियर एक्सपेंशन या वालिया में किसी चीज़ की एक्सपेंशन कैसे होती है। इसको आपको इक्वेशंस की तरह ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका फार्मूला है वो बता देती हूँ। बाकी इसका जो भी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं वो आप कर लें, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी भी ठोस शय का, ठीक है, उस पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। सॉलिड, मेरे आपको ज़रूरी नहीं, वो सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है। ठोस अशिया जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, फैलती है, और इनका फैलाव जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर उसकी लेंथ में भी टेम्परेचर, जाहिर सी बात है उसकी लंबाई में भी इजाफा होगा जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी तरह टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। डेल टी होता है कि टेम्परेचर में तब्दीली, टी माइनस टी नोट जो उस तब्दीली की वजह से उस जो है वो कोई भी हमारे पास ठोस सब्जेक्ट है उसमें आई है चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूलाज निकाले हैं। डेल एल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नोट डेल टी, जो कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के चेंज करने से लेंथ में तब्दीली आई है। तो ये वाले इसका जो अल्फा का जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है। इसकी भी आपको डेफिनेशन करवा देती हूँ। अल्फा आपको पता है कि अभी मैंने बताया है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। अगर 1 मीटर, यहाँ पे अल्फा की ये वाली डेफिनेशन है, अगर 1 मीटर लंबाई को 1 केल्विन टेम्परेचर के फर्क तक गर्म किया जाए, ठीक है, तो इसकी लंबाई में इजाफे के जो फैलाव होगा इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इसकी जो है वो इसका बेसिकली मतलब है, मैंने आपको प्री वेडिंग बता दिया है और आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह अगर तो ये तो हमारे पास होगी लेंथ में तब्दीली, अगर उसके वालिया में चेंजिंग है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट बीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वालियम होता है, अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास लेंथ होता है। अगर वालिया में चेंजिंग है तो उसको बीटा कहेंगे, और बीटा की जो है वो सेम एज ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे लेंथ था, यहाँ पे हमारे पास उसकी जगह वालियम आ जाएगा। सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में, ठीक है। और अगर फिर भी स्टूडेंट्स कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फुल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से मुराद ये है कि टेम्परेचर की तब्दीली के साथ किसी भी सॉलिड जो चीज़ है हमारे पास उसके जो है वो वालिया में चेंज हो जाना, वालिया में तब्दीली आना, यानी तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ बीटा होगा, यानी वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह की एग्जाम्पल दी गई है, आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। 14 पॉइंट है, वाटर बिहेव जो है वो स्ट्रेंजरली बिहेव करता है, कौन से टेम्परेचर पर स्ट्रेंजरली बिहेव करता है, 0 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर जो है द रीजन इज कॉम्प्लिकेटेड, ये एनाबुलस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि स्ट्रेंज बिहेवियर करना, और ये आपको पता हो जाए कि कौन से टेम्परेचर पर ये बिहेव इस तरह करता है। द रीजन कॉम्प्लिकेटेड एंड हैज़ टू विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पता है कि वाटर का फार्मूला जो होता है वो H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इफ वाटर बिहेव नॉर्मली इट वुड बी वेरी बैड फॉर फिश इन द विंटर बिकॉज दे रियली अपॉन द बॉटम ऑफ द लेक और सी रिमेन लिक्विड इवन थ्रो देयर द सरफेस इज फ्रोजन। हीट कैपेसिटी बेसिकली आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी हरारत को अपने अंदर जज़ब कर सकती है, ठीक है। इस बात का रिसार्च जो है वो बहुत सारे अवामिल पर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस को भी जो है वो फोकस करते हैं। किसी भी बॉडी की जो हरारती हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी है वो इसके टेम्परेचर में 1 केल्विन जो है वो इजाफे के लिए जज़ब करदा थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी से अपराध है कि जो उसके अंदर हीट अब्जॉर्व हुई है। अब यहाँ पे क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हीट को डेल टी टेम्परेचर होता है,
वेयर डेल्टी इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द बॉडी। आपको पता है जैसे किसी बॉडी को टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और हीट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और टेम्परेचर जो है वो सेम का साइन होता है। अगर लार्जर हीट कैपेसिटी होगी तो स्मॉलर हमारे पास बॉडी में टेम्परेचर चेंज होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में हीट मुसलसल प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो बॉडी का थोड़ा सा चेंज होगा। अब जनरल इसकी जहाँ पे बनती है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, यानी एम सी डेल टी हमारे पास जो है वही डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको बता दी है कि एक जिस्म का टेम्परेचर हरारत की मिकदार बहिया करने पर डेल टी की मिकदार से बढ़ता है, यानी टेम्परेचर की बढ़ता है। क्यू हीट एडिड है, एफ बेस है, सी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर है। ये आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे कोई भी आपसे एक आना जिस तरह सी जो है पूछ लेते हैं कि सी इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट को। इसी तरह डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर को याद रखना है। ये डेल जो है वो चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसके साथ भी डेल होगा आपने याद रखना है कि वो चेंज है, ठीक है, चेंजिंग है। वाटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्पेसिफिक हीट, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि वाटर की जो है वो हीट कैपेसिटी कितनी होती है, वो लार्जर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 16 आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, आप इस एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं। 16-17 में यहाँ पे जो हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर प्लेट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया को, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्यू हीट ट्रांसफर को, टी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, टी यानी टाइम है, यानी हीट ट्रांसफर को कितना टाइम लगा, ड्यूरेशन। डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और हीट ट्रांसफर के लिए जो फार्मूलाज है ये आपने अच्छे से करना है। यही फार्मूला जो है वो के ए इज इक्वल टू डेल टी ओवर, या आई थिंक यहाँ पे एल होगा, तो आपने इसको अपने हैंड आउट से क्लियर कर ले रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है ये आपने बस्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 आ जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले मेथड आता है कंडक्शन, जिसपे जो है वो हीट ट्रांसफर की जाती है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में सिस्टम में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एटम्स की वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रॉन्स की तेज रफ्तारी की वजह से जो है वो गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानिब जो हीट ट्रांसफर होती है इसको हम कंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वेक्शन। आई होप आपको कंडक्शन की समझ आ गई होगी। ये पार्टिकल्स की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन्स की तेज रफ्तारी की वजह से, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको हम कह सकते हैं। कन्वेक्शन जो होता है ये बेसिकली हीट ट्रांसफ़र का वो मेथड होता है, वो तरीका होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स गर्म जगह से सर्द जगह की जानिब हकीकी मूवमेंट से अमल में आते हैं। हीट इज कैरिड बाय मूविंग द फ्लूइड वेयर यू हीट अ pot of water, molecules at the bottom move up, at the ones at the top come down, the water has current inside the transfer। यानी ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, जस्ट आप इनमें कन्वेक्शन में ये याद कर सकते हैं कि इट इज़ द मेथड of heat transfer in which the molecules move from one portion कह लें from one place to another place, ठीक है, यानी इनकी हकीकी मूवमेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडिएशन। ये भी हमारे पास रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मेथड होता है। और रेडिएशन यहाँ पे जो है मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ी थी, स्टीफन बोर्ड्स पर लॉ पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, तो रेडिएशन जो है बेसिकली ये भी हीट को ट्रांसफ़र ही करता है, लेकिन ये वेव्स की सूरत में होता है, और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दी, लेकिन आपके हैंडआउट्स में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये यहाँ पे आई थिंक लेक्चर्स एंड हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर नंबर 37 है, इसी को भी हम अभी कवर करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स से एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये वाली थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वैसे तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। जब भी हम टेम्परेचर या किसी भी जो है वो सब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में बढ़ जाती है। जो सॉलिड सरफेस को लेते हैं उसकी वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, उसकी लेंथ में इजाफा होता है, तो इसको वॉल्यूम या हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई लेंथ में एक्सपेंशन है। लेकिन इसकी एग्जाम्पल जो है वो जैसे रेलवे की पटड़ी आपने देखी होगी, उनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा खला रखा जाता है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि टेम्परेचर जो है मुस्तकिल चेंज होता रहता है, तो टेम्परेचर के ज़रिए असर उस पर जो है वो असर पड़ता है। तो उस पर जो है वो ताबीर करते हुए टेम्परेचर के साथ फैलाव और सिकुड़ाव के लिए भी गुंजाइश रखी जाती है, ठीक है। और इनके दरमियान थोड़ा सा खला छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के मौसम के दौरान जो है
वो जो भी पटड़ी होगी उनका फैलाव होने की वजह से टेढ़ा ना हो जाए, यानी टेढ़ा होने का सबब ना बने। इसी तरह जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई है, जिस तरह स्टील के शतीरों से बनाए गए पुल होते हैं, इनके दौरान भी ये भी जो है वो गर्मियों में आपको पता है कि फैलते हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं, तो उनको भी इस तरह जो है दरमियान में थोड़ा सा खला रखा जाता है ताकि ये टेम्परेचर के ज़ेरे असर एक दूसरे में फिक्स रहे, फैलने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड ना हो जाए, ठीक है, जो कि नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको आई होप ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 37 है, इसको भी हम कवर करते हैं। अभी ये थर्मल फिजिक्स का हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपको लेक्चर्स 23 से फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए पिछले जितने भी सारे लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उस वीडियोस के मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग जो है वो डायरेक्ट उसको वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी हो। सबसे पहले आपको थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बेसिकली अभी हमने जो है वो सिस्टम में आइस, वाटर, हॉट गैसेस के रिलेटेड डिस्कस किया है, यानी हम किसी भी अगर गैस पर, सॉलिड पर या लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करें, टेम्परेचर अप्लाई करें तो उनका वॉल्यूम कितना बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है। ये जो बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये टर्म है, इन्हीं को थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी पी वी टी के दरमियान जो रिलेशन है उनको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर जो है, अगर V और T जो है वो नोन होगा, V हमारे पास वॉल्यूम कब होगा जब P और T जो है नोन होगा, दिया गया होगा। टेम्परेचर कब होगा जब प्रेशर और वॉल्यूम होगा, ठीक है, यही नोन P एंड V और गिव यू T। नेक्स्ट ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, जो कि पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी है। पी यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, और टी टेम्परेचर इन डिग्री या केल्विन, यानी टेम्परेचर डिग्री में भी हो सकता है, केल्विन स्केल सेल्सियस में, जो कि अभी हमने स्केल्स को डिस्कस किया है। और के बी जो है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, यहाँ पे के बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी इक्वेशन लास्ट भी पेपर में आती है कि इक्वेशन क्या है, आपने इसको याद कर अच्छे से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी वर्डिंग बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो एनर्जी उसमें अपेयर होती है एज इंक्रीज इन दी इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि किसी सॉलिड सरफेस को हमने एनर्जी दी तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो टकराने लगेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, स्टोर हो जाएगी सिस्टम में। और इसके साथ ही जो है वो वर्क टर्म भी होगा सिस्टम में, जो कि इसकी सराउंडिंग में हो रहा होगा। सराउंडिंग जो है एटमोसफेयर होता है, तो इसकी इक्वेशन है डेल ई इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू यहाँ पे जो है वो वर्क डन है, डेल क्यू चेंज इन हीट है, डेल ई जो है वो इंटरनल एनर्जी है। ये मस्ट इक्वेशन याद करनी है। ई इज रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यू हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से ट्रांसफर हीट हो जाएगी सिस्टम में, और डब्ल्यू जो है वो सराउंडिंग से जो वर्क डन उस सिस्टम के ऊपर होगा वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। The first law of thermodynamics is actually just an acknowledgement that heat is form of energy and of course energy is always conserved। लेकिन इसका जो ये हमारे पास स्टेट नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जस्ट आपको वैसे बताया है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो स्टेट है वो इस तरह है कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम द एनर्जी अपीयर्स एज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डेल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टोर इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम इन इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट है वर्क एंड हीट, जो है वो पाथ वेरिएबल्स कहलाते हैं और इनकी वैल्यूज डिपेंड करती है और द स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम वन स्टेप टू एन अदर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, आपने जस्ट इसकी फाइनल इक्वेशंस को याद रखना है जो कि थर्मोडायनामिक्स की है फर्स्ट लॉ की। उसके बाद ये जो है एग्जांपल्स को स्किप कर सकते हैं, 7 पॉइंट पे आ जाता है। सी पी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, बट अलाउ इट एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट इज हीटेड, डेल क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल टी। यहाँ पे सी पी पूछ सकते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पी है तो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी फाइनल जो है इक्वेशन ये है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जो हीट ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसको हम कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसकी सिंपल ये भी है, आपको पता है कि हीट हमेशा जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है।
तो सिर्फ इसके ये आपने माइंड में रखना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेट क्या है, तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के असूल पर वर्क करता है। एक रेफ्रिजरेटर जो है वो एक हीट इंजन है जो कि वर्किंग जो है रिवर्स करता है। अब किस तरह वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से उस पर वर्क डन होगा, वर्क अप्लाई होगा जो कि हीट को जो है पंप करेगा कूलर रिजर्वर से जो है वो हॉट एक्सटीरियर की तरफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 38 है। ये थर्मोफिजिक्स का लास्ट और थर्ड पार्ट है, लेक्चर है। तो ये आपने ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस कर ली है वो सारी इस पर मेंशन है। अब ये चीज़ अराइज होते हैं कि किसी भी जब हम सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ती है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मैटर है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है। द study of heat consisting and arising from the random motion of the basic constituents of matters is an area of physics called the statistical mechanics, जिसमें हम जो है मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशंस का भी मैटर्स की स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि हम जो है वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को हम इसको अंडरस्टैंड कर सके, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेशन कर सके और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देख सके, ठीक है। Temperature is the average energy related to the speed of atoms in an object and heat is the amount of energy transferred from one object to another। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है जो कि आपके पेपर में आ सकता है कि टेम्परेचर और हीट का आपको यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। कि टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज एनर्जी होती है जो कि एटम्स की स्पीड पे डिपेंड करती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जो एटम्स है उसकी स्पीड पे। लेकिन एनर्जी जो होती है हीट, वो आपको पता है कि स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी होती है, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होती है। इमेजिन गैस है सो डाइल्यूट दैट एटम्स रेयरली कोलाइड विद ईच अदर, यानी एटम्स जो है वो गैस के एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडियल गैस, इसको हम आइडियल गैस भी कह सकते हैं। वी कैन रीडली अंडरस्टैंड वाई द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर अ गैस कन्फाइंड टू अ बॉक्स। इसका जवाब यह है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाए तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ से मूवमेंट करने लगेंगे, और जितनी ज़्यादा वो तेज़ से करेंगे उतनी ज़्यादा वो जो है वो कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा कि उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्योंकि बढ़ाया था, तो हम कह सकते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दूसरी तरफ आइडियल गैस जो है वो उसमें प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इस तरह वॉल्यूम जो है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने वॉल्यूम की एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। Next of pressure is related to the output force per unit area exerted by the gas to the container. Newton's second law F is equal to del P over del T। यहाँ पे del P जो है वो to be understood as the momentum destroyed in time, तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कुछ इक्वेशंस उन्होंने बनाई हुई है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है हीट विच इज़ रैंडम काइनेटिक एनर्जी काजेज द चेंज ऑफ फेज इन मैटर, यानी हीट जो कि काइनेटिक एनर्जी का बायस बनती है, ये जो है ना मैटर की फेस को भी चेंज कर देती है। अब किस तरह किसी भी मैटर की फेस को चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट है। वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाए तो ये जो है वो स्कैप हो जाएंगे। कैन वाटर बिकम अ स्टीम, देखा होगा जिस तरह आप वाटर को बॉयल करते हैं तो आप मुसलसल उसको हीट देते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो बॉयलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो स्कैप यानी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो भाप की सूरत में। बी पॉइंट है, अगर हम भाप को भी हीट करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकअप हो गए और वाटर बिकम द सेपरेटेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो H2O से मिलकर बना है। जब हम स्टीम को मज़ीद हीट करें तो उसके जो है वो एटम्स ही अलग-अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी। इफ़ अ गैस ऑफ एटम्स गेट्स हॉट इनफ, अगर गैस के एटम्स को इतना ज़्यादा हीट किया जाए देन एटम्स कोलाइड सो वायलेंटली, तो एटम जो है एक दूसरे से टकराएंगे, इस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने खारिज कर देंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और इसको बहुत हीट प्रोवाइड की जाए तो इनके ब्रेकअप हो जाएंगे एटम्स, और न्यूक्लाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अलग-अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एवेपोरेशन का प्रोसेस आता है। एवेपोरेशन आपको पता है ये इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है, जिस तरह अगर आप जो है किसी पिट्स या प्याली में जो है वो चाय रखते हैं तो वो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो चाय जो है वो आप एक तो आप ठंडी होगी और दूसरा जो है उस पर
कुछ मॉलिक्यूल जो है स्कैप होकर सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो इसको हम वेपोरेशन कबल कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चाहे कोई पानी का, अगर आप किसी कप में या ग्लास में पानी रखते हैं, आप मुसलसल 3 से 4 दिन उसको रखते हैं, तो आप कुछ दिन बाद जब उसको देखेंगे पानी की सतह जो है वो आपको कब नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये होगी कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के सराउंडिंग में जो है स्कैप कर चुके हैं, क्योंकि हमने उसको ओपन रखा है इस वजह से। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मैंने आपको मेरे वर्डिंग बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पॉइंट है, हीट नीड्स टू बी सप्लाइड टू काज अ चेंज ऑफ फेस। यानी हीट टू मेल्ट अ सॉलिड वी मस्ट सप्लाइड एट द लेटर हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको LF से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनल मास ऑफ सॉलिड, मास को M से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका जो फार्मूला है Q = mLF। इसी तरह टू वेपराइजेशन सबस्ट्राट को वेपराइजेशन करने के लिए हम LV यूज़ करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम जो है वो लेटेंट हीट ऑफ टेम्परेचर को यूज़ करेंगे, जिसको जो है हम LT से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली है क्या चीज़। ये इसको LF से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्यूजन का वैसे ही मतलब होता है पिघलना, यानी कि हम चीज़ किसी भी हम मैस को कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमने टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट से, यानी मेल्टिंग पॉइंट से ठोस को, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। लेकिन इसकी एक ये है शर्त कि उसमें टेम्परेचर चेंज किए बगैर, तो हाँ उसकी जो है वो थर्मल एनर्जी जो उसको दरकार होगी चेंज करने के लिए, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका फार्मूला जो है वो mLF है। M यहाँ पे कोई भी मैस हो सकता है। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी LV है, इसका भी ये सेम ही है, लेकिन वेपराइजेशन में क्या होगा कि लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना, इस विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, यानी इसकी स्टेट को, इसके फेस को जो है हम लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर देंगे टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर। लेकिन इसमें जो है हम क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है, यानी MC∆T। तो अब आपकी इसकी समझ आ गई होगी कि जो है हमारे पास वैस होता है। और स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कंप्लीट वॉच किया करें। इसको डाउनलोड ना किया करें, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो कि हमारे लिए हमें थोड़ा सा फ़ायदा देती है। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आउटपुट हमें मिले। तो आप लोग वीडियोज़ को लाइव देखा करें, ऑनलाइन डाउनलोड ना किया करें, ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम की हेल्प से आपको बताया गया, इसको आप स्किप कर दें। पॉइंट नंबर 9 में इंट्रोपी आ जाता है। इंट्रोपी का आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द मेजर ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, यानी किसी सिस्टम में कितनी जो है वो हीट है, हम उसको मेजर इंट्रोपी के थ्रू करते हैं, ठीक है। डेट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो ये इंट्रोपी जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे इंट्रोपी का जो फार्मूला है आपने वो लास्ट भी करना है। व्हेन दिस स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ हीट बिकम्स क्लियर एंड सेंचुरी लेटर, इसको आप स्किप कर दें। बस इसका जो फायदा फार्मूला है वो आप अपने हैंड आउट्स पे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 से 3 पार्ट्स दिए गए हैं। द एंट्रोपी इंक्रीजेस इफ वी हीट अ गैस, द एंट्रोपी इंक्रीजेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है। अब एंट्रोपी जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर से मुराद के जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं किसी मैटर के, वो डिसऑर्डर हो जाए, एक दूसरे से टकराए, ठीक है। अ गैस विद ऑल एटम्स इज एट रेस्ट इज कंसीडर्ड ऑर्डर्ड, यानी अगर गैस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स रेस्ट की हालत में हम कहेंगे कि ये इसके जो एटम्स है वो ऑर्डर्ड है। While a hot gas having atoms buzzing around in all directions is more disordered and has a greater entropy. Similarly, the above example, जब गैस एक्सपैंड होगी तो ऑक्यूपाई करेगी ज़्यादा वॉल्यूम, और ज़्यादा डिस्टॉर्डर होगी तो इसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो ये इसकी रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 39 है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।